यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर अपना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 2। सो आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 पूरे अच्छी तरह से स्टार्ट टू एंड देख लिया होगा। आपको इस चैनल के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी देख सकते हो, या होम सेक्शन में भी जाके आपको पर्टिकुलर वो फोल्डर मिलेगा जहां पे आप ओसीएम के लेक्चर्स या अकाउंट्स के लेक्चर्स या किसी भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के सारा सिलेबस आप यूट्यूब पे कर सकते हो, और बहुत जबरदस्त हम पढ़ा रहे। सो डू फॉलो अस, और यस फॉलो करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में मैनेजमेंट के बारे में समथिंग पढ़ा था। उसमें हमने बहुत कुछ मैनेजमेंट के बारे में जान लिया था कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। हम अपने घर, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही यूज होता है ना। मैनेजमेंट एक परवेसिव एक्टिविटी है, दैट इज एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड। चाहे कोई बिग इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड वी आर यूजिंग मैनेजमेंट एज अ फंक्शन। ओके, नाउ ये चैप्टर जो है बेसिकली, और उस चैप्टर में उस चैप्टर में हमने 2 ऑथर के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, हेनरी फुएल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फुएल के कुछ 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हुए थे, एंड बहुत जबरदस्त तरीके से हमने एक एक प्रिंसिपल, एक एक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने कर लिए हैं। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी आपने उसका जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो ऑलरेडी चैप्टर 1 में आपको आ चुका है। नाउ इस चैप्टर में हमको बेसिकली फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शंस होता क्या है, तो किसी भी चीज का काम जो रहता है, काम है ना, वर्क जो एक्टिविटी रहती है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट की क्या एक्टिविटीज होती है, क्या काम होता है, क्या वर्क करना पड़ता है मैनेजमेंट को। सो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको कर्ता पता है, जैसे कर्ता एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में रहता है, टॉप हेड रहता है वो फैमिली मेंबर का, जो सारे डिसीजन मेकिंग करता है। तो वो डिसीजन मेकिंग के साथ कुछ मैनेजमेंट के पार्ट करता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनाता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बाद वो डिस्कशन करता है अपने को पार्टनर के साथ, एंड अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्टिव है वो साथ में मिलके करता है, एंड उसके जो मेंबर्स रहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो सब अचीव करते हैं। तो ये छोटे लेवल पे कैसे मैनेजमेंट को किया जाता है, इधर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लेके एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ इधर से हमारा एक्चुअली जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। पहली बात आपको जो चैप्टर में बोली हुई है वो एलन के हिसाब से एक सेंटेंस दिया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। सिंपल एंड एकदम क्लियर फॉर्म में बोला है कि मैनेजमेंट कुछ नहीं, हमारे हिसाब से जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या करता है, तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ फंक्शंस होती हैं जो मैनेजर को मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट जो है वो करने के लिए उनको कुछ फंक्शंस करना पड़ता है। उन्हीं फंक्शंस का जो नाम है वो है, अगर मैंने नोटपैड पे बना के रखा है, ये अगर आप देख रहे हो अच्छी तरह से, कि पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजर का, प्लानिंग। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड 2 मिलके एक हमारा फंक्शन बनता है, दैट इज कंट्रोलिंग। तो ऐसे हमारे पास 6 फंक्शन है जो इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि मैनेजर के कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। भाई इंटर रिलेटेड फंक्शन या कुछ इनडिस्पेंसेबल फंक्शंस होते हैं। इनडिस्पेंसेबल मतलब ईच एंड एवरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट लाइक अदर फंक्शन। जितना अदर फंक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही ये फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब कि एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो हम स्किप कर सकते हैं। प्लानिंग के बाद ही आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, या ऑर्गेनाइजिंग से पहले ही आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि प्लानिंग के बाद आप सीधा कोऑर्डिनेटिंग में चले गए एंड देन आ गए डायरेक्टिंग पे, ऐसा नहीं होता है।
तो इस वाले पैरा में आपको यही सारी चीजें बोली हुई है कि जो मैनेजर है वो अपना जो फंक्शन है वो स्टार्ट करता है विद प्लानिंग एंड एंड करता है कंट्रोलिंग, है ना। प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन एंड एंडिंग कंट्रोलिंग। ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शन है विद अदर फंक्शन और ये इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मतलब कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब एक फंक्शन करके दूसरा नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा। वन बाय वन एवरी फंक्शन नीड टू बी परफॉर्म, ठीक है। ये मैनेजमेंट फंक्शन है जो और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमको पता है मैनेजमेंट में कितने लेवल आते हैं, कितने लेवल आते हैं, 3 लेवल आते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो इन तीनों लेवल के लिए सारे फंक्शन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट thinkers have classified function of management differently। अब आप जब ये हर एक फंक्शन पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एवरी ऑथर, मतलब हर ने अपनी पूरी कोशिश की है डेफिनेशन एंड मीनिंग के थ्रू समझाने की कि ये फंक्शन हमें एग्जैक्टली क्या बोलता है। बट मैं आपको इस चैप्टर में हमेशा बताऊंगी कि आपको एग्जाम के लिए कौन सा डेफिनेशन या कौन सा मीनिंग आपने करके जाना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग, है ना। और एग्जामिनर भी हमसे ये एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा है कि एवरी, जैसे कि आप देख रहे हो प्लानिंग का कून्स, ओ डेनियल एंड जेम्स टोनर, 2 ऑथर से हमको इस बुक में डेफिनेशंस आए हैं, तो हमको सिर्फ कून्स और डेनियल के हिसाब से ही करना है, बिकॉज एज पर माय व्यू ओपिनियन ये जो डेफिनेशन है ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है प्लानिंग का, ठीक है। और सारे बुक में आप कोई भी सीबीएसई की बुक ले लो या अदर स्टेट बोर्ड की बुक ले लो, तो जो फोकस किया गया है इसी डेफिनेशन पे दिया गया है। तो इस पार्ट को पहले एंड करते हैं। तो हेनरी फ्यूएल के हिसाब से मैनेजमेंट को समझा रखा है या मैनेज करने को समझा रखा है कि मैनेज करना मतलब क्या है। तो आप नोटिस करोगे कि हेनरी फ्यूएल ने कुछ एडिशनल वर्ड नहीं, बट जो हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं उसी को उन्होंने यूज करके बोला है कि ये हमारे हिसाब से मैनेजमेंट है। यस, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। कमांड मतलब डायरेक्टिंग। तो आप एक चीज नोटिस कर लोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 4 फंक्शन के थ्रू हेनरी फ्यूएल ने मैनेजमेंट को समझा है कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम मैनेजमेंट के फंक्शंस कर सकते हैं। नाउ लूथर गुलिक के हिसाब से, जैसे मैंने आपको ये नोटपैड पे लिख के दिया था ना, है ना, जहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको अगर आप देख सकते हो मैंने P को हाईलाइट किया, इधर O को हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उसको अगर लिखोगे तो ये कुछ वर्ड बनेगा। 1 सेकेंड, ये इरेज नहीं हो रहा है। ओके, कॉब, ठीक है, पॉस कॉब। तो लूथर गिलिक के हिसाब से जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, पॉस कॉब, और उसका मतलब ही क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग को अगर हम साथ में लेते हैं तो कुछ नहीं, वो कंट्रोलिंग बोलने चाह रहे हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग एंड बजटिंग मींस टू कंट्रोल। एंड में देख लेंगे मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझा दूंगी। तो लूथर गिलिक ने हमको कीवर्ड के थ्रू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझाए हैं। ओके, नाउ आ जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन, दैट इज प्लानिंग। नाउ प्लानिंग, आप ही इमेजिन करो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो या जब भी आप कुछ एक्टिविटी करते हो, जब भी आपको स्कूल में टास्क मिलता है, चलो स्कूल में टास्क जैसे एनुअल डे हमको करना है, या एनुअल डे में ना एक डांस परफॉर्मेंस करना है, या एक हमको ग्रुप सिंगर्स की जरूरत है जहां पे हम सिंगिंग करेंगे, है ना। ऐसे कुछ एक्टिविटीज या टास्क आपको सौंप दिया गया बाय टीचर, तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करते हो। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कुछ चीजें होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से आ जाती हैं हमको कि ऐसे ऐसे करना है, तो उसके बाद आप क्या करते हो। तो कभी भी आप नोटिस करना, द फर्स्ट स्टेप विल बी प्लानिंग। तो इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला जाता है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि इसके बिना मैनेजमेंट स्टार्ट ही नहीं हो सकता। जो फाउंडेशन क्रिएट होता है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग के ऊपर ही होता है। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों, क्योंकि प्लानिंग में हम एक इंपॉर्टेंट चीज कर रहे होते हैं, टू सेट आवर ऑब्जेक्टिव, गोल, एम।
हमारा प्लानिंग में यही एम होता है कि इन एडवांस, मतलब फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसको एडवांस में ही हम सोचे। अब एडवांस में सोचने के लिए हमको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमको करना क्या है, बेसिकली हमारा एम क्या है। जब तक हमको वो एम नहीं मिलेगा हम अपना पाथ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग इज नथिंग, वो एक बेसिक फंक्शन है। इट इज नथिंग बट टू थिंक इन एडवांस की हमको करना क्या है फ्यूचर में। प्लानिंग को एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस माना जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब प्लानिंग करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इजी टास्क नहीं होता है। इट रिक्वायर एक्सपर्ट्स, इट रिक्वायर स्किल। आपको बहुत मतलब लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको रैशनल थिंकिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉइंट रख दिया ये सही ही होगा, उस पर बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, तब जाके जो प्लानिंग है वो सेट की जाती है। इतना इजी प्लानिंग सेट करना नहीं है। तो इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला जाता है कि इट इज अ एक्टिविटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपकी बुक में नहीं बोला हुआ बट इधर आप लिख भी सकते हो कि मेनली प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे लोगों के कॉम्बिनेशन से ही टॉप लेवल मैनेजमेंट बनता है। और यही सारे लोग जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, उनका पूरा प्लानिंग सेट करके देती है। बिकॉज इट रिक्वायर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग मतलब समझदारी से हर एक डिसीजन, सिर्फ अपने फायदे के लिए या सिर्फ पर्टिकुलर पीपल के फायदे के लिए ये सारी चीजें नहीं की जाती हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए कुछ चीजें करनी रहती है, इसीलिए इट रिक्वायर समझदारी, मतलब ही रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव। जो हमने जैसे प्लानिंग मतलब क्या, तो प्लानिंग मतलब कि हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर ले और ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है उसका पाथ डिसाइड करें। तो ये जो मैंने पूरा ड्रॉ किया ये नथिंग बट पाथ डिसाइड करना और ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये पूरा प्लानिंग का काम होता है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर उसके लिए पाथ डिसाइड होता है कि चलो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ईयर हमको 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन 10,000 प्रोड्यूस करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा, मतलब क्योंकि वी रिक्वायर मशीन्स, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हमको लगते रहेंगे। तो कौन से रिसोर्सेज कितने अमाउंट में कब लगेंगे ये पूरा डिसाइड करना, इसको ही मैं क्या बोल रही हूं, पाथ या एक्शन, या बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पाथ ऑफ एक्शन, कि एक्चुअली हमको करना क्या है ये डिसाइड करने को हम बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन इन प्लानिंग। सो आगे आप पढ़ोगे तो देखो इन्होंने लिखा है, इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग टू द की ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सेट करना और ये सारी एक्टिविटी को अच्छे से करना ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। इन शॉर्ट प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लानिंग कुछ नहीं है, ये एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो आपको कुछ कोर्स ऑफ एक्शन बताता है फ्यूचर में करने के लिए। क्लियर? प्लानिंग सीधा सीधा, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है हमको, सीधा इमेजिन करना आपको। आप मुझे इस टाइम पे क्यों देख रहे हो, आपको मेरा चैनल देखने की या मुझे देखने की क्यों जरूरत पड़ रही है, बिकॉज आपने 2 दिन पहले बोला है कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा इस साल। उसके लिए मुझे अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ने के लिए मुझे अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से समझने के लिए या तो मैं खुद से समझूंगा, नहीं तो कोई टीचर की हेल्प लूंगा। तो टीचर की हेल्प, ये सब आपने क्या किया, मतलब आप
फ्यूचर में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 90+% लेके आना ओसीएम में। अब वही फ्यूचर में जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो आपको अचीव करना है, उसके लिए सारा कोर्स ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि आप कैसे क्या करने वाले हो। तो आप मुझे अभी देख रहे हो, उस प्लानिंग के हिसाब से ही आप मुझे देख रहे हो, मतलब आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हो अब अपने प्लानिंग को। अब आप चीजों को कर रहे हो, ठीक है, जो आपने प्लानिंग में डिसाइड किया था। बट जब आपने वो सब डिसाइड किया था अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसी चीज को हम प्लानिंग बोलते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया? ये आपके एकदम आपके लिए एग्जाम्पल था। ओके, नाउ अभी कून्स और डेनियल का जो एग्जाम्पल है वो एकदम मस्त एग्जाम्पल है। तो आधा तो मैंने समझा दिया है, आधा आपको समझने की जरूरत है। प्लानिंग क्या है? तो डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या डिसाइड करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या डिसाइड करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है हमको, बेसिकली करना क्या है ना, कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है। इन 4 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको प्लानिंग में आपने जॉट डाउन कर लिया, मतलब कि एक पेपर पे लिख दिया, तो मतलब आपने प्लानिंग बना दिया, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, फिर कैसे करना है ना, कैसे करना है, मतलब कि हमको कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कितने एचआर रिक्वायर्ड है, एंड ईटीसी, जो भी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बेसिकली रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड है, कब करना है, कब से करना है, मतलब हमको अप्रैल से फॉर एग्जाम्पल करना है ना, अप्रैल इज अ स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सो अप्रैल से लेके हमको ये चीज मार्च तक अचीव हो जानी चाहिए, व्हेन टू डू, है ना। एंड कौन करेगा, ये बेसिकली किसका टास्क होगा, तो ये लोअर लेवल करेगा, मिडिल लेवल को क्या जॉब होगा, और उसमें टॉप लेवल क्या योगदान करेगा। तो ये सारा मतलब कि हर एक इंसान की क्या क्या चीजें, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रहने वाली है, इसमें डिसाइड होंगी। मतलब बेसिकली डिसाइडिंग सब, ये कुछ भी इसमें कुछ हम करते नहीं है, सिर्फ डिसाइड करते ऑन पेपर, जॉट डाउन करते कि हमको करना क्या है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि प्लानिंग कुछ नहीं है, प्लानिंग ना हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, बस वही डिसाइड करना। आज हम किधर हैं, वेयर वी आर टुडे, एंड वेयर वी वांट टू मेक पॉसिबल थिंग टू अकर व्हेन विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। तो देखो अभी क्या हुआ, हमको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना था, 10,000 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना था, ये हमारा डिसाइड हो गया था। आज हमारे पास क्या है, 0 यूनिट्स है, हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है। तो प्लानिंग कुछ नहीं है, ये जो हम पाथ डिसाइड करेंगे वही उसी को प्लानिंग कर, वेयर वी आर नाउ ऑन 0 यूनिट एंड वेयर वी वांट टू गो, यही डिसाइड करना मींस प्लानिंग। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, 1 by 1 10 प्लानिंग के इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। ऐसे ही ईच एंड एवरी फंक्शंस के आपको क्या दिए गए हैं, इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, और बहुत इजी है। बट इस चैप्टर में प्रॉब्लम यही आता है कि बच्चों को लर्न नहीं होता है, इतने सारे जो 10 इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। अभी देखो कुछ बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं कि मैम आप मेमोरी टेक्निक बना के दो ताकि हमको याद रहे। अरे हमको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ये आई नो बहुत सारे लोग आपको करके देते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको करके देते हैं, बट आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, ठीक है। आप वो मेमोरी टेक्निक तभी मांगते हो, जैसे मैंने मेमोरी टेक्निक कब की थी, सो पर्सनली मैं सीए हूं, है ना, तो सीए में मैंने तो मेमोरी टेक्निक कभी यूज नहीं की, है ना, कभी भी यूज नहीं की मैंने मेमोरी, क्योंकि सीए इज नॉट दैट टाइप ऑफ कोर्स जहां पे आप मेमोरी टेक्निक से पास हो जाओ। तो मैंने मेमोरी टेक्निक कहाँ की थी, तो मैंने पास कर अपना जो बीकॉम रहता है ना, कभी बीकॉम की पढ़ाई तो की नहीं मैंने, क्योंकि मैं सीए कर रही थी। तो बीकॉम जब मैं करती थी तो एक दिन पहले, 1 day बिफोर, मेरे हाथ में बुक आती थी कि ये आज मुझे पढ़ना है।
तो मेरे फ्रेंड्स और मैं साथ में बैठते थे, हर एक क्वेश्चन का मेमोरी टेक्निक बना देते थे और एग्जाम में जाके एकदम टेप देते थे। एक दिन में वो चीज मतलब मेमोरी टेक्निक काम को आती भी थी। लेकिन मेरा कहना यह है बच्चों कि आप अभी मुझे देख रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है ना, आप लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है बेसिकली, आई नो बहुत सारे टीचर मुझे अपोज करेंगे, जाने दो, बट मैं क्या बिलीव करती हूँ, यस आपके लिए मैं कुछ रोल मॉडल भी रहूंगी कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि किसी को सीए बनना है तो मैंने जो अपने लाइफ में फॉलो किया वो चीज, और मैंने आपको सच सच बता दिया कि मैंने बीकॉम में ये सारी चीजें की थी। तो ये कब काम आती है, जब आप वन डे बिफोर कुछ चीजें पढ़ते हो। और देखो क्या होता है, बीकॉम का सिलेबस और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ रहता है सीए में, तो मुझे पता है कि मैं बीकॉम में क्या पढ़ रही हूँ, तो मेमोरी टेक्निक उस केस में मुझे हेल्प हो जाती है। बट अगर आप सिर्फ मेमोरी टेक्निक के भरोसे बैठे रहोगे और कुछ समझोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं, वो कुछ काम का नहीं आने वाला है। क्योंकि एग्जाम में क्या होने वाला है, आप बोलोगे यार मैम मैं तो ब्लैंक हो गया। तो ब्लैंक क्यों हुए आप? क्योंकि आप बैठे थे भरोसे मेमोरी टेक्निक में, और मेमोरी टेक्निक आपने बनाया था, फॉर एग्जाम्पल है ना, XYZ बनाया था आपने, जो भी मेमोरी टेक्निक, उसमें आप Y भूल गए, आगे का याद ही नहीं आएगा आपको 100%। या तो आप स्टार्टिंग ही भूल गए, आगे का याद ही नहीं आएगा। तो ये एकदम यूजलेस चीज है। यूजलेस चीज कब है? जब आपके पास इनफ टाइम है और आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, अगर है ना 12th आप अच्छे से करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो नेवर गो विद मेमोरी टेक्निक। बीकॉम मेरे लिए सिर्फ ग्रेजुएशन का जरिया था, मुझे सिर्फ पास होना था उधर, है ना। हालांकि अच्छे मार्क्स से पास हुई, पास नहीं हुई, सिर्फ अच्छे खासे डिस्टिंक्शन में पास हुई मैं, क्योंकि सीए का कोर्स मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरे को बीकॉम में वो बहुत हेल्प आया, तो उससे मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए। बट ये हर किसी में ट्रू नहीं होता है। जो सिर्फ बीकॉम कर रहा है और मेमोरी टेक्निक के भरोसे नहीं बैठ सकता, उसको पूरा समझ के पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ काम नहीं आने वाला है। तो मेरी एडवाइस मानो, आपके पास अभी ये जब वीडियो अपलोड होता है या आप जब भी ये वीडियो देखते हो, तो डिसाइड कर लो कि हमको मेमोरी टेक्निक का भरोसा जितना कम हो सकता है उतना कम करना है, ठीक है, क्योंकि वी हैव इनफ टाइम टू डू दिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंस, बहुत सारी बातें हो गई इधर उधर की, तो एंड ओसीएम तो कभी भी किसी का भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है यार। ओसीएम में इतनी अच्छी अच्छी बातें, एसपी को थोड़ा मैं बोल सकती हूँ या थोड़ा बोरिंग साइड रहता है, बट ओसीएम तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चलो, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अभी वो क्यों बोल रहा है कि प्लानिंग हमको क्या देता है, हमको एक ऑब्जेक्टिव बना के देता है, और वो भी क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्लानिंग में आपका सबसे पहला काम यही होता है माय डियर फ्रेंड्स कि सेट योर गोल, सेट योर एम। जब तक आप वो सेट नहीं करोगे तब तक आप आगे की चीजें, मतलब उसके पीछे की चीजें डिसाइड नहीं कर पाओगे, उसका कोर्स ऑफ एक्शन ही डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग का, टू सेट ऑब्जेक्टिव, टारगेट, या एंड देन फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीव देम। फिर इट हेल्प मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन of the organization, on the basis identify the way of attaining the desired position in future। आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर उसके पीछे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो, एंड कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते वक्त आप बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हो, वेदर इट वुड बी पॉसिबल। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम कभी कभी ओवर एग्जैजरेटेड ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। ओवर एग्जैजरेटेड मतलब जितना हमसे अचीव नहीं हो सकता, या कभी कभी हम अंडर मतलब क्या बोलते हैं, हमसे बहुत इससे ज्यादा अचीव हो सकता है, बट हमने उससे बहुत कम अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल दूंगी कि आप लायक हो 80% के, ठीक है, लायक मतलब ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। आप अचीव, चलो ये नहीं देती क्योंकि हर एक बच्चे की क्षमता होती है 90% अबव लाने की। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है 10,000 यूनिट, बट उसमें क्षमता है 15,000 यूनिट अचीव करने की,
बट उसने कितना ही अपने ऑब्जेक्टिव मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर डाला उसने कि नहीं नहीं हम तो 10,000 यूनिट ही, तो ये भी गलत है। या उसने अपना जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, फॉर एग्जाम्पल क्षमता थी उसमें 15,000 यूनिट। एक में मैं इसको अच्छी तरह से चलो, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया 10,000 यूनिट, ठीक है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता थी क्या सेट करने क्या कितने यूनिट प्रोड्यूस करने की 15,000। तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया, अंडर एस्टिमेटेड प्लान बना दिए, तो ये भी गलत बात है। या एक ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता थी 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की, बट उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया 10,000 यूनिट, तो इसमें भी गड़बड़ हो गई क्योंकि उसने ओवर एग्जैजरेटेड प्लान या क्षमता से ज्यादा ही, मतलब आपके जो रिसोर्सेज है वो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 8,000 यूनिट, बट आप एक्सपेक्ट कितना करके बैठे हो, 10,000 यूनिट। तो दोनों बात गलत है। इसीलिए जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो अपने आप को समझो, एनालाइज करो एंड देन ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से सेट करो। ना ही अंडर एस्टिमेशन की जरूरत है, ना ही ओवर एस्टिमेशन की जरूरत है। ओके, सो नाउ सेकेंड वन इज प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि वंस यू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव टारगेट, आप क्या डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी डायरेक्शन पे चलना है, कौन सी चीजें करनी है, कौन से टाइम पे करनी है और कौन से वे में करनी है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज डू इट, ये सारी चीजें। इट हेल्प एम्प्लॉय टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग दी गोल। वंस यू फॉर्मुलेट प्लान, तो सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, है ना, मैंने क्या बोला था आपको, ये प्लानिंग की जो एक्टिविटी रहती है वो किसकी रहती है, टॉप लेवल। तो वंस टॉप लेवल डिसाइड व्हाट विल बी आवर प्लानिंग, तो उसके हिसाब से जो सारे इंप्लॉइज हैं उनको पेपर पे प्लान लिख के आ जाता है, बार बार पूछने की भी जरूरत नहीं है एंड फिर वो लग जाते हैं अपने काम में। सेकेंड वन इज प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। जब भी आप अपना प्लानिंग सेट करते हो, आप अपने आप में ही ऑब्जर्व करना कि आपने, देखो आप मेरा चैनल देख रहे हो या आपको फ्यूचर में सीए बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी करना है, तो अगर आपने ये चीज डिसाइड कर ली है कि आपको फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, तो आज ही से आप वो करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं मेरे को करना है। बट सम स्टूडेंट हैज नॉट डिसाइडेड कि क्या करना है, कब करना है, कुछ भी डिसाइड नहीं रहता उनका, तो वो लाइफ में ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ऑलवेज जो अपनी प्लानिंग होती है वो हमारे कभी भी हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। अगर हम सिर्फ बोलते हैं ना कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, सिर्फ हम ऐसे ही हवा में तीर मारते रहते हैं, तो वो किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए आप अपनी जो प्लानिंग है वो जॉट डाउन करो पेपर पेन पे, पेपर पेन की हेल्प से, एंड क्या करना है वो वंस अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो एनी हाउ आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाता है। सो इट हेल्प मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस by establishing objective and selecting the course of action. It is beneficial for organization. Planning lead to efficient working of employees. Due to proper planning, the employee can work according timely guidelines. This improve in the performance, result in higher profitability of organization. मैं मेरे लाइफ में हमेशा प्लानिंग के साथ चली थी, है ना। तो जब भी मैं प्लानिंग करती हूँ तो एक बार क्या हो जाता है कि मुझे पता चलता है कि मैं कितना प्लान से स्टिक ऑन हूं और कितना प्लान के पीछे हूं। तो अगर मैं प्लान से पीछे होती थी
कि यार जैसे मैंने प्लान किया है वैसे मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मुझे वो ऑन पेपर दिखता था कि आज मेरे इतने चैप्टर होने चाहिए थे बट नहीं हुए, मतलब मैं प्लान से पीछे हूं, मतलब अब कल जाके मेरे को मेरी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आपको पता चल रहा होता है आप कितने पीछे हो कितने आगे हो, तो कंटिन्यूअसली यू ट्राई टू इंप्रूव बाय द हेल्प ऑफ योर प्लानिंग। तो इसीलिए उन्होंने बोला है प्लानिंग हेल्प्स टू इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस। नाउ प्लानिंग मिनिमाइजेस द रिस्क। कैसे? बिकॉज आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रहा है, योर चांसेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। आपने प्लानिंग में बहुत सारे बैकअप्स भी बनाए हैं, जैसे आप सुनते हो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर प्लान ए काम नहीं आया तो आप प्लान बी पे शिफ्ट हो जाओगे, प्लान बी काम नहीं आया तो प्लान सी पे शिफ्ट हो जाओगे। मतलब कि आपने सारी चीजें, मतलब इसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों बोला गया है, इसको लॉजिकल थिंकिंग क्यों बोला गया है, बिकॉज ये बहुत सोच समझ के चीजें डिसाइड की हुई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो हमारे फ्यूचर में जो रिस्क आते हैं, जो समथिंग अनसर्टेनिटी आप बोल सकते हो, जैसे आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे बाहर के हालात रहते हैं, जैसे कोविड आ गया अचानक से, तो अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की रही होती है कि अरे चाइना में आ गया, हो सकता है इंडिया में भी आएगा, तो ये प्लानिंग से आपके आने वाले जो रिस्क हैं, आपके आने वाले जो लॉसेस हैं, उससे आप अपने आप को शायद सेफगार्ड कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही 100% कर सकते हो, बट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क जो आपके पाथ पे आ सकता है ना। अगर आप कंटिन्यूअसली अवेयर हो कि हमने प्लानिंग क्या बनाया है, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, कंटिन्यूअसली आप अवेयर रहते हो, कंटिन्यूअसली आप अपने प्लानिंग को देखते रहते हो कि क्या हम ऑन दी पाथ है कि नहीं है, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क। ओके, सो इन्होंने वही बोला है, डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस, अनसर्टेनिटी, इवेंट changes or risk cannot be eliminated totally. As I told you, you can't eliminate your risk, but you can anticipate them and tackle with the preventive measures. But आप क्या कर सकते हो, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर चीजें नहीं हुए तो आप उस चीज को टैकल करने के लिए तो एटलीस्ट रेडी हो ना। आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते उस रिस्क को, बट यू आर रेडी टू टैकल। यस, हमको पता है प्लानिंग के हिसाब से क्या करनी है। So it minimize the risk of future and uncertainties of future. Now fifth one is planning lead to optimum utilization of resources. सबसे पहले तो optimum का जो मतलब है वो समझो। optimum word जो होता है वो होता है ना ही ज्यादा ना ही कम। बहुत बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं कि ऑप्टिमम मींस मैम जितना कम से कम रिसोर्सेज हो ना उतना कम से कम हम रिसोर्सेज यूज करें, क्योंकि ना ऑप्टिमम में बहुत बार वेस्टेज, टू अवॉइड वेस्टेज के बारे में बोला हुआ है। तो ये वेस्टेज के बारे में तो बोला है कि आप ना वेस्टेज जितना कम है उतना कम करोगे, आपके लिए इतना अच्छा है। बट बच्चे क्या समझ जाते हैं कि जितना कम रिसोर्सेज है ना उतना यूज करोगे तो उतना अच्छा है। देखो वैसा नहीं है, जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उतना यूज करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमको फॉर एग्जाम्पल ब्रास लगने वाला है समथिंग 3 ग्राम, है ना। हमको आयरन लगने वाला है 10 ग्राम, ठीक है। तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको ये सारी चीजें लगने वाली है। बट फॉर एग्जाम्पल हमको बोला था वेस्टेज मत करना, तो मैं वेस्टेज को बचाने के चक्कर में मैं क्या कर रही हूं, मुझे 3 ग्राम ऑफ ब्रास लग रहा है, 10 ग्राम ऑफ आयरन लग रहा है, तो उसके बदले में 2 ग्राम ही ले रही हूं और मैं इधर 8 ग्राम ही ले रही हूं। ऐसा भी नहीं करना है हमको, क्योंकि इससे जो आपका यूनिट प्रोड्यूस होगा वो क्वालिटी यूनिट्स या अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उतने यूज करो विदाउट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ये स्टैंडर्ड गिवन है अकॉर्डिंग टू दी प्लान। और ये स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्लानिंग में ही दिए जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मैं आपको एकदम इतनी अच्छी तरह से क्लियर एंड सिंप्लीफाई करके बता रही हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है।
प्रॉमिस है, ये इतनी अच्छी तरह से बता रही हूं तो पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए कि जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो हम अपने रिसोर्सेस को सेट करते हैं और उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना लगने वाला है उसको प्रॉपर अलोकेट करते हैं, जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो पॉसिबल हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आए। और एफिशिएंसी का मतलब ही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेज हो सकता है वो अवॉइड हो। और ये किससे अवॉइड होता है? प्लानिंग से ही अवॉइड होता है। जितना रिसोर्स रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करो, ना ज्यादा ना कम। ओके, सो एक बार जय माता दी बोल दो तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। यही मोटिवेशन रखना है टिल दी एंड ऑफ, मतलब टिल दी पूरा सेशन हमारा खत्म होगा। ये पूरे जोरदार तरीके से हम ये पूरे सेशन को खत्म करेंगे, बट प्रॉमिस कि आप ये सारे लेक्चर्स देखोगे। और लेक्चर्स देखोगे तो देखो हमको कैसे पता चलता है कि यू आर लाइकिंग आवर लेक्चर्स। आप देख के मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, ऐसे वैसे करके चले जाओगे तो हमको कैसे पता चलेगा? जब तक आप कमेंट, लाइक, शेयर ये सारी चीजें जब तक नहीं करोगे तब तक हमको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। देखो ये सब बटने आपको क्यों दी गई हैं? हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए कि ताकि आप जैसे बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आए। ठीक है, इधर पैसा बिल्कुल भी हमारे लिए मैटर नहीं करता है क्योंकि इतना यूट्यूब तो हमारे ऊपर बरसा नहीं रहा है। तो मोटिवेशन चाहिए यार, तो थोड़ा नीचे दिया गया जो लाइक बटन है वो प्रेस कर दिया करो। और क्या बोला है मैंने? चलो नेक्स्ट वन इज, जस्ट किडिंग यार। सो नेक्स्ट वन इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये तो हमको इसमें ही दिया हुआ था डेफिनेशन में कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे कि हमको क्या डिसाइड, मतलब कौन सी मशीन लेनी है, ए मशीन लेनी है या बी लेनी है, तो हम लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यूज करके ये सारे चीजों का पता लगाते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर अस। ठीक है, ये सारी चीजें प्लानिंग में होती है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि प्लानिंग किस चीज में हेल्प करता है? डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव by considering the all positive and negative outcome of all alternative। अल्टरनेटिव मतलब हमारे लिए ए सही है या बी, ये अल्टरनेटिव है कि हम ए या बी। अब ए को सेलेक्ट करना है, उसका पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं। बी को सेलेक्ट करना है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव कितना है, वो देखो और उसके हिसाब से टिक मार्क करो कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो इसीलिए हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज, प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज बी फोकस्ड कि यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नाउ 7th पॉइंट इज, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि मेरे को कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा टू मेक दिस पॉइंट अंडरस्टैंड। सो कंट्रोलिंग क्या बोलता है? कंट्रोलिंग, इधर ध्यान किधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है आपका। सो कंट्रोलिंग वाला जो अपना फंक्शन है वो हमको बोलता है, भाई साहब जब भी आप कंट्रोलिंग फंक्शन करते हो तो आप देखा करो कि आपका जो एक्चुअल आउटकम है क्या वो प्लान्ड आउटकम के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आया है मतलब यू आर नॉट स्टिक टू योर प्लान, मतलब डिफरेंस आया तो है। रीजन क्या है? अभी रीजन क्या है तो आपको कुछ पता चलेगा, वो रीजन को आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे नेक्स्ट प्लानिंग में। तो ये कंट्रोलिंग का फंक्शन होता है। अब वो बोल रहे हैं कि प्लानिंग के वजह से हमको स्टैंडर्ड मिल जाता है कंट्रोलिंग करने के लिए। होता है कि नहीं होता है? देखो इधर ही मैंने बोला आप कंट्रोलिंग फंक्शन कर पा रहे हो, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि आपके पास प्लानिंग का स्टैंडर्ड है। आपको एक्चुअल तो मिल जाएगा, बट हमने क्या कारनामा किया है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड है। बट आप कंपेयर किससे करोगे अपने कारनामे को? प्लानिंग के स्टैंडर्ड से। और वो मिलेगा कहां से? जब तक आप प्लानिंग करोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा कहां से? तो इसीलिए प्लानिंग करना जरूरी है, टू नो स्टैंडर्ड। यस, और वो स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग में काम आने वाला है, तो ये पढ़ लेना। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड विच इज प्लान। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द डेविएशन,
ये किस चीज की बात कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द डिफरेंस। मैंने ये बोला ना, डिफरेंस जो है ना वो फाइंड करने के लिए। और जब इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस निकलता है तो वो डिफरेंस क्यों आया, वो रीजन आप फाइंड करते हो और फिर आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हो नेक्स्ट टाइम कि ये फिर से चीजें नहीं होना चाहिए। आप कुछ डिसिप्लिन बनाते हो। ओके, नाउ 8th वन इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल एक्टिविटी। सिंपल है कि जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको एक बहुत क्लियर रास्ता दिख रहा होता है। कोऑर्डिनेटिंग वे में आपको हर एक एक्टिविटी क्या, कब, कैसे, कौन, ये सारी चीजें आपको दिखती है। सारी इंटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज रहती हैं, जो रिसोर्सेज रहती हैं, वो आपको सारी चीजें पता लग रही होती है। तो वेल कोऑर्डिनेटेड वे में हमारी सारी एक्टिविटीज चलती हैं। कोई भी चीजें ओवरलैप नहीं होती, जिससे कि हमारा जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होता है। ओवरलैप मतलब डुप्लीकेशन नहीं होता। सेम काम किसी ने कर दिया, सेम काम मैंने भी कर दिया, लो हो गई बात, मतलब कि वेस्टेज हो गया इधर। तो इसीलिए ये सारी चीजें कौन इंश्योर करता है? प्लानिंग इंश्योर करता है कि हर एक इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करना है, कब करना है, ये डिसाइड करके खत्म कर देता है बात। इसीलिए कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि SGCA 2 तरीकों से लेक्चर्स आपके लिए लेके आता है। एक तो यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जहां पे आपको ये टीचर्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एकदम एनर्जी एट इट बेस्ट लेवल होता है, एकदम फेस टू फेस जैसी फीलिंग रहती है। Gmeet पे लाइव सेशन लिया जाता है, और अगर आपके कोई लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी बैकअप फैसिलिटीज एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप ये देख सकते हो, ये सारे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है जो आपको इस प्रीमियम बैच में मिलते हैं। और अगर आपको इन सारे कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज आपको लेना है तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। एज आई टोल्ड यू कि प्लानिंग क्या है? बेसिक फंक्शन है, फाउंडेशन है हर एक फंक्शन का। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे आगे का कुछ मतलब ही नहीं है। तो जो बेस बनता है, जो सारे फंक्शन के लिए मेजर जो एक्टिविटी होती है वो प्लानिंग ही होती है। तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजिंग से अपना स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। नाउ जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आप बहुत सारे तौर एंड तरीकों को देखते हो। जैसे कि मैंने बोला ना, अल्टरनेटिव चूज करते हो, आप डिसीजन मेक करते हो। तो जब आप डिसीजन मेक करते करते ना, आप बहुत सारे तौर तरीके, बहुत इनोवेटिव वे से सारी चीजें करने के बारे में सोचते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हो सकता है, कुछ तरीका है क्या उसको फास्ट करने का। तो आपके दिमाग में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। जब आप कुछ काम करने से पहले कुछ सोचते हो तो आपको इनोवेटिव आइडिया आते हैं, कुछ इनोवेशन आते हैं आपके मन में। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव एंड आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग. Ultimately, this innovative plan result into attainment of goals of organization. It is the most challenging activity for the management as it guide all future action leading to the growth and prosperity of the organization. So, समझा कि नहीं? मतलब कि at the end हमको innovative idea आता है। So, इसी innovative idea के साथ हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे कि in short planning is a play vital role in organization as well as of individual. Future is highly uncertain. हम प्लानिंग के बिना काम नहीं कर सकते बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग हमको रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज से बचाता है, मिनिमाइज करता है। इसीलिए प्लानिंग इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू सर्वाइव, ग्रो एंड मेक सक्सेस। ये लेक्चर मैं इधर ही एंड करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ये जितना प्लानिंग इंटरेस्टिंग था उतना ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंटरेस्टिंग है। तो बी देयर फॉर सेकेंड लेक्चर। अभी के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना।
और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो. सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.